नमस्ते साथियों, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला निरंतर चल रही है। आप में से जो छात्र छात्राएं निरंतर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि प्रारंभ से यानी संविधान सभा से और आज तो हम सर्वोच्च न्यायालय पर आ चुके हैं। कई सारे वीडियोस, लगभग 27-28 वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस में लगातार एक के बाद एक डाले जा चुके हैं। वहाँ से जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस का लाभ उठाइए। भाग 5 पे हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक काफ़ी दिनों से संविधान के 22 भागों में भाग 5 जो केंद्र सरकार को समर्पित है उस पर हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। काफ़ी दिनों से उसमें कई सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा डाले गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद के लोकसभा, राज्यसभा से लेके और कई सारे चैप्टर्स जिसमें संसद की कार्रवाइयों से भी संबंधित शायद 4-5 चैप्टर्स डाले गए। उसके बाद संसदीय समितियां और फिर महान्यायवादी, और इससे ठीक पहले आप आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे ठीक पहले आपने पढ़ा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो एक पूरा लंबा चौड़ा जखीरा आपने पढ़ा। अभी तक नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देखें। एक एक लेक्चर में आपको उस लेक्चर से संबंधित एक एक चीज़ को बहुत ही विधिवत तरीके से समझाया गया है। चलिए आते हैं हम अपने भाग 5 के आखिरी पायदान पर, आखिरी अध्याय पर। तो जैसा कि आप मेरे ऊपर लिखा देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहें या न्यायपालिका कहें। अभी तक हम कार्यपालिका और विधायिका के विषय में चर्चा करते रहे। आज हम न्यायपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यायपालिका में मुख्यतः 3 स्तर के न्यायपालिकाओं की हम चर्चा करते हैं। एक जिला न्यायालय, एक राज्य स्तरीय न्यायालय जिनको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट्स, और एक केंद्र स्तरीय न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो क्योंकि हम भाग 5 की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ सतही जानकारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ले लीजिए। उसके बाद आपको चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज़ बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भाग 5 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 124 से 147 तक इसका वर्णन है। गठन इसका 26 जनवरी को हुआ 1950 में, और स्थापना यानी गठन पहले होता है, स्थापना बाद में होती है, वो ठीक 2 दिन बाद यानी उद्घाटन इसका 2 दिन बाद हुआ, 28 जनवरी 1950। देखिए, ये डेट क्यों बता रहे हैं आपको, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये डेट्स भी पूछ दी जाती हैं पेपरों में, इसलिए डेट्स भी याद रखें। कुल संख्या के विषय में बताते हैं आपको। सबसे पहले न्यायाधीशों की कुल संख्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, न्यायाधीश बैठते हैं उसमें न्याय देने के लिए। अलग अलग पीठें होती हैं, उनके बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो हम आपको जो किसी भी अध्याय को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख देते हैं जिससे आपकी समझ विकसित हो जाए। फिर आगे जब आप पढ़ें, जैसे पुराने अध्यायों में आप पढ़े हैं, तो पहले आप बेसिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आप उनकी शक्तियाँ पढ़ते हैं, प्रावधान पढ़ते हैं, उनके कार्य पढ़ते हैं। तो पहले बेसिक आइडिया आपको एक हो। तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं न्यायाधीशों की संख्या। अब देखिए, वर्तमान भी याद रखें, पहले की भी याद रखें, क्योंकि पूछ कभी भी कुछ भी दी जा सकती हैं। तो वर्तमान स्ट्रक्चर है आपका 33+1। ये 33+1 में जो आप 33 देख रहे हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। और ये जो +1 देख रहे हैं, ये है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये एक जो आप लिखा देख रहे हैं, और ये जो 33 हैं, ये आपके हैं न्यायाधीशों की संख्या। तो वर्तमान में फिगर क्या है? 33+1। वर्तमान का फिगर है 33+1। और अगर हम बिल्कुल मूल फिगर की बात करें, जैसे ये तो करंट का फिगर है 34। अगर आपसे पूछे वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, आप आंसर करें 34। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पे जाएं, जब हमारा संविधान स्टार्टिंग कब बना? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। तो उस वक्त अगर हम बात करें, और उस वक्त से लेके अब तक जो भी चेंजेस हुए वो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। आप चाहें तो एक फिगर में मैं यहाँ चलिए लिख देता हूँ, आप नोट कर लें। प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में संख्या थी आपकी 7+1 यानी कि 8।
प्रारंभ में 8 संख्या थी। 8 के बाद ये परिवर्तित होके, ये तो 1950 का फिगर है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये 1950 का है। उस 1950 के बाद 1956 में ये 8 का फिगर हो गया 10। 56 के बाद 1960 में ये 10 हो गए 13। 1960 के बाद 1977 में ये 13 हो गए 17। और 1977 के बाद 1986 में ये 17 हो गया 25। 2009 में ये 25 हो गया 31 और 2019 में ये 31 हो गए 34। क्या हो गए? ठंडे दिमाग से समझिए, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ उसके बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ, उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। हालांकि इसका गठन तो 1935 भारत शासन अधिनियम, यह भी याद रखें, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन किया गया था, लेकिन पहले यह कलकत्ता में था। बाद में इसको प्रतिस्थापित करके दिल्ली लाया गया और दिल्ली में एक नए सिरे से इसका गठन और उद्घाटन किया गया एकीकृत के रूप में। और वो दिनांक आप याद रखें यहाँ से। तो हुआ क्या, उस वक्त सिर्फ 8 जजों की संख्या थी, 7 मेन जज और 1 मुख्य न्यायाधीश। लेकिन समय समय पे इसमें बदलाव होता रहा। तो 1956 में, यानी ठीक 4-6 साल बाद, ये 8 की संख्या 10 कर दी गई। तो ऐसे ही आप ये सब याद रखें, 1956 में 10 हो गया, फिर 60 में जजों की संख्या 13 हो गई। इस 13 का मतलब है 12 + 1, यानी 12 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 77 में संख्या 17 हो गई, यानी कि 16 + 1। 86 में 25 हो गई, यानी कि 24 + 1। और लेटेस्ट अभी तो 2019 में, ये फिगर आपका 2019 का है, ये जो आप देख रहे हैं ये 2019 का फिगर है। इससे ठीक पहले जो आपका 2009 में जो आपका पुनः संशोधन हुआ था जजों की संख्या के विषय में, वो ये था 31। 25 से 31 हो गई थी 2009 में। इसकी गणना ये थी 30 + 1, 30 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश। लेकिन फिलहाल आपको वर्तमान का याद रखना है। वर्तमान है 33 + 1 यानी 34। पुराना इसलिए बता दिया क्योंकि आपको केवल लेखपाली की परीक्षा नहीं देनी है, आपको केवल पटीदार की परीक्षा नहीं देनी है। पूछ कभी भी कुछ भी सकता है अगर आप आयोग के बच्चे हैं तो इसलिए ये सब याद रखिए। तो ये हो गई संख्या के विषय में। अब आते हैं नियुक्ति के विषय में। अब देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अभी तक आप जितनी नियुक्तियां पढ़ते आ रहे थे वो सब लगभग राष्ट्रपति के द्वारा हुई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुछ चीज़ें स्पेशली याद रखनी है आपको। देखो, 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से आराम समझो। 2 प्रकार के न्यायाधीश हैं। नंबर 1 मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं, और दूसरा बाकी के न्यायाधीश। भाई ये जो फिगर देख रहे हो, ये 33 तो आपके जनरल न्यायाधीश हैं और ये 1 आपका मुख्य न्यायाधीश है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इन दोनों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, आप करेंगे कैसे? सबसे पहले पकड़ो मुख्य न्यायाधीश को। तो भैया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य न्यायाधीशों की परामर्श पे और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की परामर्श पे करते हैं। यह मोटी चीज़ याद रखनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनाएंगे वो राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे किसके परामर्श पे? तो सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श पे। ठीक है, तो 1 बना दिए मुख्य न्यायाधीश। अब बनाने हैं राष्ट्रपति को बाकी के न्यायाधीश। तो बाकी के न्यायाधीशों को बनाने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय लेना परम आवश्यक है। ये याद रखें। जैसे ये जो पहला वाला मैटर है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। सलाह लेना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यह 2 चीजें विशेषता से याद रखें, क्वेश्चन उठाता है यहां से। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अन्य न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। वहीं अगर हम अन्य न्यायाधीशों की बात करें, यानी ये जो 33 हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, और मुख्य न्यायाधीश की सलाह आवश्यक है। यह याद रखें, इतनी चीज याद रखें।
तो ये हो गया आपका नियुक्ति के विषय में कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की भी करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की भी करते हैं, ठीक है। अब यहीं से आपको एक चीज और समझनी है, कोलिजियम सिस्टम। ये जो आप देख रहे हैं कि इनकी नियुक्ति करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, इनकी सलाह लेते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, तो सबकी तो सलाह लेते नहीं है। तो सलाह लेने के लिए कोलिजियम सिस्टम बनाया गया है। कोलिजियम सिस्टम, एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में 4 सदस्य जनरल और 1 सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं। आप लिख लीजिए यहां पे कोलिजियम सिस्टम, यहां लिख लीजिए कोलिजियम सिस्टम। ये 5 होती है 4 + 1, अर्थात 4 जनरल न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये 4 की कमेटी बनती है और वो कमेटी नाम निर्देशित करती है, राष्ट्रपति को नाम सुझाती है और उस नाम पर विचार करके राष्ट्रपति एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या यूं कहें कि जनरल न्यायाधीश, कुछ भी उनको नियुक्त करना होता है वो उसको नियुक्त करते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ये कोलिजियम व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन अभी 2015-16 में एक बड़ा ही स्पेशल केस बाहर आया। क्या आया? नेशनल ज्यूडिशरी, आप यहां लिख लें, नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण, अंग्रेजी में भी लिख लें और हिंदी में भी लिखें। संसद ने इस राष्ट्रीय न्यायिक अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति और सी कमेटी यानी प्राधिकरण, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण के विषय में एक प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों पटलों से प्रस्ताव पारित हो गया और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि 5 नहीं अब 6 सदस्य हुआ करेंगे, 5 की बजाय 6 सदस्य हुआ करेंगे। जहां पहले 4 + 1 का फिगर था वहीं अब फिगर होगा 5 + 1 का। तो यह प्रस्ताव पारित होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो ये जो आप पढ़े हैं कि NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको संसद ने पारित किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसमें 6 सदस्यों की बात कही गई थी, 6 सदस्यों की अनुमति की बात कही गई थी। तो वर्तमान में हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जिस कोलिजियम सिस्टम की व्यवस्था है वो व्यवस्था 4 + 1 की है। इसको आप याद रखें और ये बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि कोलिजियम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नियुक्ति से संबंधित हो गया। योग्यता के बारे में 3 बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। पहला, किसी एक या अधिक हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। नंबर दूसरा, किसी एक या अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश भले ही ना रहा हो लेकिन 10 वर्ष तक वकालत करी हो। और तीसरा, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तब भी भैया राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा आदमी हो, विधि का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो। बस इसमें से कोई भी एक कैटेगरी अगर फिट होती है तो उसको उठा के बना दिया जाता है न्यायाधीश। संभवतः ज़्यादातर इन 2 कैटेगरीज में यानी कि 5 वर्ष तक और 10 वर्ष तक, इनमें से कोई एक कैटेगरी फिट बैठती है। उस कंडीशन में इस कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही राष्ट्रपति को जो नाम निर्देशित किया जाता है उस व्यक्ति को ही न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ये अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ें कि किसी एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो या किसी एक या अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, इनमें से कोई एक कंडीशन हो, या राष्ट्रपति के विचार में भाई कानून का ज्ञाता हो, तो कोई भी हो सकता है। शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, कॉमन सी बात है, जो व्यक्ति नियुक्त करेगा वही शपथ दिलाएगा। यहां पे एक चीज बड़ा विशेषता से याद रखें कि यही वो एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाते हैं। यानी राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो उनको भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये दोनों अदला बदली करके शपथ एक दूसरे को दिलाते हैं, ये चीज़ याद रखें। कार्यकाल के विषय में देखिए, कार्यकाल इनका 65 वर्ष तक होता है, मोटी चीज़ याद रखें। और राष्ट्रपति को पूर्व में भी त्यागपत्र दे सकता है और संसद द्वारा इसको निकाला भी जा सकता है। यानी अगर
इसके द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, न्यायाधीश के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोई दुराचार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको निकाला जा सकता है। अगर इसका व्यवहार ठीक नहीं है तो बहुत सारी कंडीशंस के आधार पर इसको निकाला जा सकता है। और इसको जो निकाला जा सकता है, जो आप लिखा देख रहे हैं कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये जो हटाया जा सकता है आप शब्द देख रहे हैं, इस पे बहुत सवाल आते हैं कि हटाया कैसे जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रखना तो बड़ा आसान है, आसान से मतलब एक जनरल प्रक्रिया के तहत उसे रख दिया जाता है, लेकिन हटाना बहुत टेढ़ी खीर है। प्रायः इतनी आसानी से जज को हटाया नहीं जाता, क्योंकि इसकी बहुत लंबी चौड़ी एक कहानी है, पूरा प्रोसेस है। एक मेंस में पूरा प्रोसेस पूछ लेता है आयोग कि सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, तो बड़ा ही विस्तार से समझें। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसको हटाने का प्रस्ताव किसी एक सदन, सबसे पहले तो ये समझिए कि हटाने की प्रक्रिया संसद से प्रारंभ होती है। मान लीजिए कोई न्यायाधीश है XYZ, उसको हटाने की प्रक्रिया संसद से प्रारंभ होगी, संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो जाएगी। संसद के सदन से प्रारंभ होगी तो होगा कुछ यूं कि संसद के किसी एक सदन में प्रस्ताव आएगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रस्ताव आएगा कैसे, तो आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है। अगर मान लीजिए प्रस्ताव लोकसभा से आता है तो उस प्रस्ताव पे 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, और प्रस्ताव अगर राज्यसभा से आता है तो उसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है उस प्रस्ताव पे। अब प्रस्ताव आ गया, मान लीजिए लोकसभा से प्रस्ताव आ गया, कॉमन सी बात है, बाद में राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से ही पारित हो जाएगा। तो जब राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से ही पारित हो जाएगा, फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष ने कमेटी बनाई, लोकसभा में प्रस्ताव आया और एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने ये देखा कि जो आरोप लगाए गए हैं, भाई आरोप लगेंगे तभी तो हटेगा, तो जो आरोप लगाए गए हैं वो जांच कमेटी ने आरोपों की समीक्षा करके ये पाया कि ये आरोप सही है या नहीं। अगर सही है तो कमेटी उसके नाम को आगे बढ़ा देती है, और फाइनली जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वही उसको हटा देता है। तो ये एक प्रक्रिया है लंबी चौड़ी, इसको समझना बड़ा आसान है। बिंदुवार समझें जैसे मैंने बताया, और बिंदुवार ही लिखें। देखिए लिखा भी हूं मैं आपके लिए बिल्कुल बिंदुवार, आप उसको एज इट इज उतारें और समझें। किन आधारों पे हटाया जाएगा अभी बताया आपको, दुर्व्यवहार करे या कदाचार, सिद्ध कदाचार, उसका आचार अच्छा ना हो। कैसे होगा, किसी एक सदन से प्रस्ताव लाकर वह दोनों सदनों से पारित करा के। भाई देखिए आप जानते हैं कोई भी प्रस्ताव हो, कोई भी विधेयक हो, प्रस्ताव एक सदन से आएगा, पारित तो दोनों सदनों से ही किया जाएगा, तभी तो जाके वो कानून बनेगा, राष्ट्रपति के टेबल पे तो तभी पहुंचेगा। भाई किसी को पद पे से हटाना हो, किसी विधेयक को पार कराना हो, जाएगा तो वो राष्ट्रपति के भी टेबल पे, तभी तो वो हटेगा या तभी तो वो कानून बनेगा। तो सबसे पहले किसी एक सदन से आएगा, किसी भी एक सदन से आएगा, और उसके बाद दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा। अब प्रस्ताव आएगा कैसे, तो लोकसभा से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, राज्यसभा से 50, यानी अध्यक्ष प्रस्ताव, मान लो ये कंडीशन ओके हो गई, 50 सदस्यों ने प्रस्ताव कर दिए राज्यसभा में हस्ताक्षर, और 100 सदस्यों से हस्ताक्षर हो गया लोकसभा में, और किसी में भी एक में आ गया। अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकार करेगा और 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा। ये 3 याद रखें, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा, और वो कमेटी है जांच करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं भैया वो सही है कि नहीं है। अगर सही पाते हैं तो राष्ट्रपति अंत में न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देगा। तो ये मोटा मोटी बात आप याद रखें, ये हटाने की प्रक्रिया है, ये लगाने की प्रक्रिया है, ये हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखें। अब हम आते हैं कुछ एडिशनल, जैसे ये तो आपने पढ़ा है, यहाँ आपने पढ़े 33+1, यानी कि वर्तमान में 33 जनरल न्यायाधीश हैं जो अलग अलग पीठों में बैठते हैं, और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब कभी कभी होता क्या है कि ये 33 पूरे ही नहीं होते। भाई कोई रिटायरमेंट हो गया, या रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति में कुछ विलम्ब है, देरी है, तो समय पे ये कभी कभी कंडीशंस ऐसी आती हैं कि ये 33 पूरे ही नहीं है। तो जब 33 पूरे ही नहीं है और वर्कलोड ज़्यादा है, तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए 2 प्रकार के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उसमें तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ जिसे हम एडहॉक भी कहते हैं, यानी अस्थायी, कम समय के लिए,
और एक होते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी पहले भी जो रहे हैं और पुनः उनकी सेवा लेनी है। तदर्थ वो होते हैं जो सेवानिवृत्त नहीं होते, काम कर रहे होते हैं। कहाँ कर रहे होते हैं? हाई कोर्ट्स में, उच्च न्यायालयों में काम कर रहे होते हैं और उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करवाया जाता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और सेवानिवृत्त वो होते हैं जो या तो हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन रिटायर हो चुके हैं, उनसे आग्रह किया जाता है। भाई एक सेवानिवृत्त आदमी से आग्रह ही तो किया जाएगा, तो उससे आग्रह करता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर वह उस आग्रह को स्वीकार करते हैं तो वह भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन दो को भी अच्छे से याद रखें। तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कोरम अपूर्ण होने पे, जब कोरम पूरा नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया, भाई कोरम कितना है? 33+1, तो ये एक तो हर वक्त रहता है सीट पे। इस 33 में से लोग कम हो जाते हैं, मान लो 32 है, 31 है, 30 है, तो कोरम अधूरा है। कोरम तो 34 का है, वो अधूरा हो गया। तो अगर कोरम अधूरा है, अपूर्ण है, तो उसको पूरा करने के लिए हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इतना याद रखें, ठीक है। सेवानिवृत्त पे आते हैं। सेवानिवृत्त पे अभी आपको हमने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, भाई सेवानिवृत्त तो सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है और हाई कोर्ट से भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ये याद रखें, ठीक है। तो मोटा मोटी ये तो दो याद रखें आप, तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यहां का बहुत ही विस्तार से याद रखें। जैसे योग्यता क्या है, उसका गठन कौन करता है, गठन का तरीका क्या है, नियुक्ति का तरीका क्या है, नियुक्ति कैसे की जाती है, कोलिजियम सिस्टम क्या है जो आपको ये बताया, जो आपको NJAC बताया अभी मैंने, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी 2015 में आई, जिसमें 6 की सिफारिश की गई, जिसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बारे में ध्यान रखें। पद से हटाने की प्रक्रिया जो ऊपर लिखी हुई है, इसको अच्छे से याद रखें, अच्छे से नोट करके रिवाइज करें, कार्यकाल याद रखें। और ये एक जो आप लिखा देख रहे हैं ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, प्री में एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। विशेषतः ये जो पोर्शन लिखा हुआ है, देखिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको वो एक एक आर्टिकल बता दूं जिससे क्वेश्चन बनने की कोई भी संभावना रहती है, कोई भी संभावना। क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको 2-3 आर्टिकल बता दिए, जैसे तदर्थ न्यायाधीश 127, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128, 124 न्यायालय का गठन, ऐसे 2-3 आपको अनुच्छेद बता दिए और खेल खत्म कर दिया। उससे होता क्या है, बच्चा पढ़ता भी है, समय भी देता है, चैनल पर डटा भी है, और फिर भी क्वेश्चन गलत करके आता है। उससे कुछ नतीजा नहीं निकलता। किसी टॉपिक को पढ़ें, कच कचा के पढ़ें, पूरा टॉपिक पूरा छोड़ दें, लेकिन कुछ पढ़ें तो पूरा पढ़ें, कुछ छूटना नहीं चाहिए उसमें से। तो जितने भी मेन अनुच्छेद होते हैं लगभग मैं सारे प्रत्येक लेक्चर में लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख दिए हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी स्किप ना करें। देखिए आज जैसा कि आप प्रारंभ में पढ़े थे ये कि आर्टिकल 124 से 157 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो 144 से 147 वैसे तो आपके बनते हैं जाकर 24 अनुच्छेद, लेकिन वो 24 नहीं पढ़ने हैं आपको, मुख्यतः 9, 8, 9 पढ़ने हैं। उन 8, 9 से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्योंकि इन 8, 9 में ही लगभग सब मसाला है। तो देखें 124 पहला कहता है कि उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन, 125 न्यायाधीशों का वेतन, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए ये जो आप 124 लिखा देख रहे हैं, इस 124 में ही आगे अगर आप एक सब आर्टिकल लिख लें 124(1), तो इस 124(1) के तहत होता है ये जो आप यहाँ पढ़े हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो उनका वर्णन किया गया है 124(1) में। आप अलग से डाल के लिख लें, 124 में आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना है और 124(1) में आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति है। तो ये आपको नियुक्ति यहाँ इसलिए अलग से लिख के बताई कि 124 में आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, जबकि 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, ठीक है।
ये भैया जो आपके 4 लिखे हुए हैं 127, 28, 29 और 31, थोक के भाव सवाल आते हैं इससे। थोक के भाव बिल्कुल चटचटा के चाट जाएं इसे, हर लगभग हर दूसरे तीसरे साल, बल्कि दूसरे तीसरे छोड़िए, आप ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से सवाल आ रहा है तो लगभग हर दूसरे साल जो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता है आयोग, उसमें एक इसमें से डाल देता है, 100% डाल देता है। 127 सदर्थ न्यायाधीश, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है और 131 मूल अधिकारिता। देखिए, बल्कि ये 36 भी लीजिए, ये अपीली अधिकारिता, ये इतना तो बिल्कुल खड़खड़ा के पी जाइए। ये पूरा ही गोला हम घेर दे रहे हैं, जिससे आप लिखते वक्त भी इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें भाई। लिख सब लिए, लेकिन ये बिल्कुल स्किप ना करें याद करने में। देखिए, 127 तदर्थ न्यायाधीश, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभी समझाते हैं आपको अभिलेख न्यायालय क्या होता है। 131 सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता और 132 अपीली अधिकारिता। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश आपको यहां समझाया है मैंने। अभिलेख न्यायालय समझिए। देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि इसके अभिलेख, इसके फैसले, इसके दिशा निर्देश, इसके आदेश सर्वमान्य होंगे। इनके आदेशों पे कभी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएगा। हाई कोर्ट अपने आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की मदद लेगी। और सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर अवमानना हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट अवमानना लगा देती है। ये अभिलेखीय न्यायालय है, इसके अभिलेख सर्वमान्य होंगे। भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई में साक्ष्य का काम करेंगे। तो ये अभिलेख न्यायालय से आपको याद रखना है। हालांकि ये अभिलेख न्यायालय, देखिए, ये एक अभिलेख न्यायालय, मूल अधिकारिता और अपीली अधिकारिता, इन तीनों को आप सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में पढ़ेंगे। अभी इससे अगला चैप्टर आएगा, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वहां पर आप इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहां समझिए आप इस चीज को। तो अभिलेखी न्यायालय आपने समझा। अब मूल अधिकारिता शक्ति और अपीली अधिकारिता शक्ति समझिए। देखिए, मूल अधिकारिता शक्ति क्या है, बहुत आसान भाषा में। मूल अधिकारिता शक्ति का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई विवाद है, केंद्र का किसी एक या एक से अधिक राज्यों से कोई विवाद है, अगर केंद्र और कोई एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ हैं और बाकी के राज्य दूसरी तरफ हैं, इस प्रकार दो ग्रुपों में कोई विवाद है, तो अगर इन तीनों ही मसलों में कोई एक विवाद है, यानी मोटा मोटी आप बहुत आसान देहाती भाषा में समझो भैया कि एक तरफ एक राज्य है, दूसरी तरफ दूसरा राज्य है और कछु खिच्चू मचो कोई बवाल है, वो बवाल सुप्रीम कोर्ट समझाई, सुप्रीम कोर्ट उसका सलूशन निकालेगा। इसी प्रकार अगर एक तरफ केंद्र है और एक तरफ राज्य है और कोई बवाल मचा हुआ है, कोई विवाद है, तो उस विवाद पर मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को है। यानी इस प्रकार के विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा, वो विवाद सुप्रीम कोर्ट की जांच का विषय है। ठीक है, ये होता है मूल अधिकारिता। अगले चैप्टर में आपको जहां शक्तियां पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, बहुत विस्तार से ये सब बताएंगे। तो मूल अधिकारिता आप समझ गए, राज्यों की या संघ के आपस के लड़ाइयों को, झगड़ों को, विवादों को निपटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं है। अपीली अधिकारिता, अपीली अधिकारिता को समझने के लिए सिर्फ अपील पकड़ लो आप। भाई अपील कहाँ करते हैं, कोर्ट में करते हैं। तो हमारे यहाँ एक एकीकृत सिस्टम है। एकीकृत सिस्टम का मतलब आप समझते हो। तो आप देख रहे हैं 3 चरण है इसके, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है और सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, मान लो आप किसी विषय में याची हैं और आपने कोई दरखास्त दी है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और वहाँ पे जो फैसला आता है उच्च न्यायालय के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये एक अपीलीय न्यायालय, यानी कि नीचे के न्यायालयों के फैसलों से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये एक अपीलीय अधिकारिता शक्ति है इसकी 132 से 136 तक। ये आप 4 अनुच्छेद 127, 28, 29, 31 और 32 क्या कहता है, अपील के बारे में अभी आपको बताया।
बहुत अच्छे से याद रखें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों और आदेशों का पुनराविलोकन कर सकता है। पुनराविलोकन यानी खुद को निर्णय दिया, खुद ही उसका पुनराविलोकन करेगा, रिव्यू करेगा। ये लिखा है 137 में और 141 में लिखा है कि उसके द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। ये अनुच्छेद अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, बार बार रिवीजन करें। देखिए, संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं तो 395 आपको सब नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी बहुत पढ़ने हैं। विशेष तौर से आपने शुरू में देखा होगा अनुच्छेद 1 से लेके, और आपको जब मूल कर्तव्य पढ़ाए मेरे द्वारा तो 51 का तक आपको सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं। बहुत इस अच्छे से याद रखें, जब भी संविधान पढ़ें, संविधान में कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से एक भी अनुच्छेद न छोड़ें। अनुच्छेद 1 से लेके और 51 का तक। 51 का के बाद फ्लैक्चुएशन स्टार्ट होगा। भाई 52 आपका राष्ट्रपति है, बस वहाँ से खेल प्रारंभ हो जाता है। फिर आप छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं। आपने 52 पढ़ा, फिर 54 पढ़ा, फिर 53 पढ़ा, फिर 56 पढ़ा, तो लेकिन 51 का तक निरंतर आप पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई चैप्टर्स में आपको कई सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं। जैसे इसमें ही आपने देखा कि लगभग 8-9 अनुच्छेद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनुच्छेद हैं। तो इन अनुच्छेदों की प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो पहली लड़ाई आपकी प्री में ही है। भाई 20 से 22 क्वेश्चन आयोग में आते हैं, 3-4 सीधे सीधे अनुच्छेद से होते हैं, सीधे सीधे। दूसरा, मेंस की आंसर राइटिंग जब आप करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग में अगर आपने कितना भी खूबसूरत आंसर लिखा, अगर आपने करंट से जोड़ते हुए अनुच्छेद की मालाएं नहीं पहनाई आंसर में, कभी अच्छे नंबर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अनुच्छेदों का वर्णन नहीं करेंगे, आर्टिकल्स बीच बीच में नहीं डालेंगे, एग्जामिनर ये कैसे जानेगा कि आप रट कर नहीं आए हैं, समझ विकसित है आपकी। तो आर्टिकल्स को याद करें, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है क्योंकि इंटरचेंज होते हैं। आप पढ़ेंगे कुछ, याद कुछ रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत विस्तार से था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिटेल में मैंने सब कुछ आपको लिखा भी है, एक्सप्लेन करके समझाया भी है। वीडियो को पॉज करके बार बार उसको रीरन करके देखें, और जहाँ पे भी कुछ समझ में ना आए या कुछ डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछें। कुल मिला के पढ़ाई को इस तरह से करें कि आपको कंपटीशन क्रॉस करना है और समय नहीं काटना है। देखिए, समय काटने में क्या होता है, कई बार लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, शुरू में बहुत ऊर्जा होती है, और जहाँ 2 3 4 5 महीने जाते हैं ऊर्जा कम होने लगती है। ये जो ऊर्जा कम होने लगती है, बस यही उनके हरासमेंट का कारण बनता है। जब तक आपके अंदर ऊर्जा बरकरार है, तब तक आप लड़ाई में खड़े हैं, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ चुनिंदा उस हसरत को पूरा कर पाते हैं जिस हसरत को पूरा करने वो इस महासंग्राम में कूदे हैं। तो ये छोटे छोटे लेक्चर, ये छोटी छोटी पढ़ाई आपको उस महासंग्राम के लिए तैयार करेगी। निरंतर डटे रहिए, बहुत जल्दी अगले चैप्टर पर आते हैं। और यहाँ आपका केंद्र सरकार खत्म हो रहा है, भाग 5 आपका खत्म हो जाएगा, अब राज्य की ओर बढ़ेंगे। 12-13 लेक्चर आपके राज्य में और होंगे, और बहुत जल्दी राज्य व्यवस्था फिनिश कर दी जाएगी। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।